गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ने जो राजस्थान बोर्ड का दूसरा चैप्टर शुरू किया था उसका बेसिक जो है अपन ने पहली कक्षा में पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि विज्ञान या साइंस शब्द कहाँ से आया है, फिजिक्स शब्द कहाँ से आया है। ठीक है, उसके बाद अपन ने फिजिक्स को मुख्यतः दो भागों में बांटा था, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, उसके बारे में पढ़ा था। और साथ में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। तो भौतिक राशियों के बारे में आपने पढ़ा था भौतिक राशियाँ क्या होती है। तो भौतिक राशियाँ जो है वे राशियाँ जिनको संख्या के रूप में, पहला तो क्या है, संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, साथ ही जिनको मापा जा सके, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। ठीक है, वे राशियाँ जो जिन्हें संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सके और जिन्हें मापा जा सके, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी है, या प्रत्यक्ष मान लो, तो यह क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। तो यह भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, तो अपन यहाँ पे देखें, देखो नोट्स आपको अवेलेबल कराएंगे, इसीलिए नोट्स में लगा रहा हूँ, मैं नोट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ पूरा। तो यह भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल राशियाँ और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियों का मतलब क्या है, फंडामेंटल, और व्युत्पन्न का है डिराइव्ड। ठीक है, मूल राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज, तो अपन इसको कह सकते हैं फंडामेंटल और इसको कह सकते हैं डिराइव्ड। अब आप यहाँ से देखिए क्या है, मूल राशियाँ क्या होती है, परिभाषा, वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है मूल राशियाँ कहलाती है। मूल राशियाँ क्या होती है, वे राशियाँ जो अन्य किसी पर निर्भर नहीं करती है वो क्या कहलाती है। तो मूल राशियाँ क्या है, वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। उदाहरण देखें, द्रव्यमान, समय, लंबाई आदि। क्लियर। अब देखिए, वो व्युत्पन्न राशियाँ क्या है कि वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती है अर्थात मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। घनत्व, बल, दाब। तो देखो, वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, अर्थात मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती है या व्युत्पन्न की जाती है, क्या कहलाती है भाई, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तो अपने पढ़ा मूल राशियां, अपने पढ़ा व्युत्पन्न राशियां, दोनों की परिभाषा है कि वे राशियां जो अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती है, वे राशियां जो अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती है मूल राशियां कहलाती है। और ठीक है, इसके उदाहरण क्या हो गए, द्रव्यमान, समय, MLT, क्या हो गए, ML और T, मास, लेंथ और टाइम। क्लियर। और व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, वे राशियाँ जो मूल राशियों पर, वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती है तथा जिन्हें मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जा सकता है। कौन सी राशियाँ कहलाती है, व्युत्पन्न राशियाँ या डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो इसके उदाहरण अगर देखें तो मैक्सिमम सारे उदाहरण इसी के ही हैं। जैसे ले लिया बल, वैसे ले लिया घनत्व, दाब, एक्सेट्रा, जो भी करंट वरंट जो भी है, मतलब अपन करंट नहीं कह सकते, बल, घनत्व, दाब, इसके अलावा विद्युत फ्लक्स ये जो भी है, ठीक है, सारे इसमें आ गए। क्लियर, घनत्व, बल, दाब आदि। ठीक है, नेक्स्ट मात्रक। अब चैप्टर का मुख्य भाग तो यही है, मात्रक साहब। यूनिट, मात्रक मतलब यूनिट। तो आपको पता है मात्रक, क से करने वाला, ठीक है,
तो अपन क्या है, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उस राशि के परिमाण को मानक मान लेते हैं। इस मानक को ही उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं, इस मानक को ही उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो देखो, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उस राशि के परिमाण को मानक मान लेते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उस राशि के परिमाण को क्या करते हैं, जैसे मान के चलो अपने क्यों फिक्स किया कि 1 मीटर इतना ही होता है, 1 सेंटीमीटर इतना ही होता है। क्या है, एक चीज़ को फिक्स कर लिया, एक मानक को फिक्स कर लिया, उसी के आधार पे सब चलते हैं। शुरुआत में तो पता नहीं होगा ना कि 1 मीटर कितना है, किसी ने तो बताया होगा कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को 1 मीटर माना जाए, तो उसी आधार पे वैज्ञानिकों ने मान लिया, और वैज्ञानिकों ने माना तो अपन ने भी मान लिया। तो देखो, मात्रक क्या है, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उस राशि के परिमाण को मानक मान लेते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उस भौतिक राशि के परिमाण को क्या मान लेते हैं भाई, मानक मान लेते हैं। और यह जो मानक है वही उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। परिभाषा है, याद करो। भौतिक राशि के मापन के लिए 2 तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए 2 तथ्यों का होना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा 5 किलो द्रव्यमान, मैंने कहा भाई 5 किलो। अगर मैं 5 नहीं लिखूं, किलो लिखूं तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर मैं सिर्फ 5 लिखूं, किलो नहीं लिखूं तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। सर आखिर कह क्या रहे हैं भाई। तो इधर देखिए, आसान है। देखो, अगर मैंने लिखा द्रव्यमान 5 किलो तो आपको समझ में आ गया होगा 5 किलो में 5 तो है संख्या, मतलब आंकिक मान, और किलो क्या है, मात्रक। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मैंने अगर लिखा किसी द्रव्यमान किसी का 5 किलो तो आपको समझ में आ गया 5 तो है आंकिक मान और किलो है मात्रक। तो देखो, मात्रक क्या है, जिसमें भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है वो मात्रक कहलाते हैं। मात्रक क्या है, जिनमें भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाते हैं भाई, मात्रक। और आंकिक मान भौतिक राशियों में यह बताता है कि वह मात्रक कितने गुनी है, बार बार देखो भाई, कितने गुनी है। 5 किलो का मतलब क्या है, किलो का 5 गुना, तो कितने गुनी है, वो जो मात्रक है कितने गुनी है। ठीक है, तो मात्रक की कितने गुनी है, ध्यान रखना भाई। मैंने लिखा द्रव्यमान या 10 मीटर। ठीक है, तो मीटर तो क्या हो गया, जिसमें भौतिक राशियों को मापा जाता है वो मीटर हो गया, मात्रक। ठीक है, अब आंकिक मान वह मान होता है जो यह बताता है कि वह मात्रक की कितने गुनी है। तो मैंने कहा मीटर, तो आप समझ जाओगे भाई 1 मीटर। मैंने कहा 2 मीटर, तो आप समझ गया कि मीटर का 2 गुना 2 मीटर। मैंने कहा 10 मीटर, तो आपने क्या समझा, आपने समझा कि मीटर का 10 गुना। आसान चीज़ है, कठिन नहीं है। यदि शक्कर का द्रव्यमान, शक्कर 50 किलो है, कितना है भाई, 50 किलो है। यदि शक्कर का द्रव्यमान 50 किलो है, शक्कर का द्रव्यमान कितना है भाई, 50 किलो है, तो इसका अर्थ है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है भाई, बताओ जल्दी बताओ। द्रव्यमान का मात्रक है किलो। क्या है, किलो। अभी मैंने उदाहरण दे दिया था। ठीक है, और ये शक्कर के वजन में 50 बार सम्मिलित है, मतलब शक्कर के वजन का 50 गुना है भाई, किलो का 50 गुना है आंकिक मान। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि कोई भी जो भौतिक राशि है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी ये भौतिक राशि है वो क्या होती है, संख्यात्मक मान। क्या होती है भाई, कोई भी भौतिक राशि है वो क्या होगी, संख्यात्मक मान। ठीक है, इनटू मात्रक। जैसे अपन ने देखा था अभी 50 किलो, तो क्या है भाई, संख्यात्मक या आंकिक मान इनटू मात्रक। आंकिक मान इनटू मात्रक क्या उसकी। ठीक है, अब मैंने लिखा x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई कोई भी भौतिक राशि है, तो भौतिक राशि को मैं इधर लिखता हूँ, तो मैं इधर पूरा लिख देता हूँ। भौतिक राशि क्या है भाई, आंकिक मान या संख्यात्मक मान इनटू मात्रक।
मैंने कहा भाई भौतिक राशि है x, आंकिक मान है n और यूनिट है u। x बराबर मैंने लिखा nu। कोई दिक्कत है क्या किसी को? x बराबर क्या हो गया? nu। भौतिक राशि तो क्या होती है? ये तो क्या होती है? नियत। कोई भी भौतिक राशि है वो तो नियत ही होगी, nu। ठीक है, तो मैंने माना कोई भौतिक राशि है, उसका भाई वो क्या नियत है। यदि अपन यहाँ मान लें यदि x नियत है तो नियतांक बराबर क्या हो गया? nu। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि n बराबर जो है नियतांक बट्टा u है, और जिसे n व्युत्क्रमानुपाती 1/u कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? n, ये भी एक सूत्र होता है, n व्युत्क्रमानुपाती u। देखो व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती बता दूं, इधर बता देता हूँ, सबको पता होगा वैसे। a समानुपाती b, क्या बोला मैंने? समानुपाती। जब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े तो ये होता है समानुपाती, या इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। दोनों शब्द ध्यान रखना, अनुक्रमानुपाती। समानुपाती और अनुक्रमानुपाती एक ही बात है, क्लियर? एक बढ़ता है दूसरा। मैंने कहा a समानुपाती 1/c, तो मैं कहूँगा a समानुपाती 1/c, या मैं कहूँ a व्युत्क्रमानुपाती c। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला? मैंने कहूँ a समानुपाती 1/c। 1/c के तो समानुपाती, मतलब 1/c बढ़ेगा तो a बढ़ेगा। और मैं कह रहा हूँ a जो है वो c से सीधा संबंध ले तो वो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब यदि c बढ़ेगा तो a घटेगा, या मैं कहूँ c बढ़ेगा तो 1/c घटेगा तो a घटेगा। तो अगर c से संबंध की बात करूं, ध्यान से सुनना वापस, देखो इसको चीज समझना, a समानुपाती 1/c। 1/c कहूं, सुनना शब्दों को, 1/c कहूं तो समानुपाती आएगा, लेकिन केवल c कहूं तो व्युत्क्रमानुपाती आएगा। क्लियर? तो यहां पे क्या है? n आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है भाई? व्युत्क्रमानुपाती। मैंने लिखा भी है यहां पे। अर्थात किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक उदाहरण से समझेंगे। छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण भाई, मैंने लिखा 5 किलो और मैंने लिखा 5000 ग्राम। अब बताओ आप, मैंने लिखा 5 किलो बराबर लिखा 5000 ग्राम, तो आप देख रहे हो कि 5 जब कम है तो किलो मात्रक बड़ा है, लेकिन 5 को जब मैंने 5000 कर दिया तो आपको दिख रहा है कि आंकिक मान बड़ा है तो मात्रक घटा है। किलो से ग्राम पे आ गया। किलो बड़ा मात्रक है, ग्राम छोटा मात्रक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो मैं 5 किलो को 5000 ग्राम लिख सकता हूँ, उसके मात्रक को घटाकर, संख्या को या आंकिक मान को बढ़ाकर। क्लियर भाई? चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको एक और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखिए उदाहरण देखा तो वही उदाहरण वापस यहाँ बताया गया कि 50 किलो है तो इसको 50,000 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मात्रक की पद्धतियाँ क्या है? तो इधर देखिए, मैं इधर लिख देता हूँ मात्रक की पद्धतियाँ। पहली है CGS, दूसरी है MKS और तीसरी है FPS। मात्रक की पद्धतियाँ कितनी है भाई? 3 पद्धतियाँ हैं, CGS, MKS, FPS, FPS।
ठीक है भाई, तुरंत याद कर लेना भाई। मात्रक की पद्धतियाँ सी, तो सी से सीधा आया सेंटी, जिसको मैं तो देखो सी से आया सीधा, मैं ऐसे लिख देता हूँ जो लिखना है, सेंटी ग्राम और सेकंड। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीग्राम और सेकंड, क्लियर भाई। ऐसे एमकेएस बना लो, मीटर किलोग्राम और सेकंड, मीटर किलोग्राम और सेकंड। मीटर एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। एफपीएस की बात करें तो एफपीएस क्या हो जाएगा, फुट पाउंड सेकंड। क्या हो जाएगा भाई, फुट पाउंड और सेकंड, फुट पाउंड और सेकंड। क्लियर भाई। अब देखो तो इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, सीजीएस पद्धति क्या है। तो सीजीएस पद्धति की परिभाषा एक ही बताता हूँ, बाकी की वैसे बना लेना आप, है ना। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिखना पूरा, लंबाई को सेंटीमीटर में, क्लियर, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसी तरह से परिभाषाएं आप बनाते रहोगे। फुट पाउंड सेकंड, तो फुट तो आपको पता है कि इंसान की हाइट 6 फीट होती है। टेबल की लंबाई, ठीक है, 30 बाय 60 फीट का प्लॉट होता है ना, का प्लॉट होता है। इस तरह से तो अपन दैनिक जीवन में क्या करते हैं, देखो क्या था, आज से कुछ सालों, कुछ वर्षों, 20-50 वर्षों पहले मात्रक पद्धतियाँ अलग अलग चलती थी। मान के चलो कहीं पे चल रही है सीजीएस, कहीं पे चल रही है एमकेएस, कहीं पे चल रही है, जैसे ब्रिटेन में ये चलती थी, मान के चलो अमेरिका में ये चलती थी, मान लो रसिया में ये चलती थी। अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक पद्धतियाँ थी। इंडिया में कुछ अलग ही थी। क्लियर, अपन गज वज में काम करते थे, ठीक है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक पद्धतियाँ थी। तो जब वैश्वीकरण हुआ, पूरा विश्व एक पटल पे आया, जब बिजनेस, वैश्वीकरण से आपस में दो देशों के बीच में बिजनेस बढ़ा, तो क्या हुआ, तो उसने कहा कि भाई यहाँ तो सब किलो के भाव से है, तो ब्रिटेन ने बोला कि हमारे यहाँ तो सब पाउंड के हिसाब से है। तो उनमें कन्फ्यूजन था। तो क्या हुआ, एक वैश्विक स्तर पे ये तीनों से एडवांस, तीनों में एक को मेन मान के एक एडवांस पद्धति को एक्सेप्ट किया गया। इन तीनों में से एक को एडवांस बनाकर किया गया, वो है एमकेएस जो पद्धति है। एमकेएस जो पद्धति है, इसको एडवांस बनाकर एसआई पद्धति बनाई गई। इसको थोड़ा एडवांस बनाकर क्या बनाई गई भाई, एसआई पद्धति बनाई गई। कौन सी पद्धति, एसआई, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल। एसआई का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल। एसआई का मतलब क्या हुआ, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल। एसआई का मतलब क्या हुआ भाई, पूरा लिख देना, वहाँ लिखा हुआ नहीं है तो याद रखना, एसआई पद्धति, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल, ठीक है। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल के लिए एक सिस्टम तैयार कर दिया गया मात्रक पद्धति का, उसे बोला गया एसआई पद्धति, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल। तो मैं अभी ये भी बता रहा था आपको, फुट पाउंड क्या होता है, तो आपने WWF में देखा होगा कि भाई 400 पाउंड का इंसान है, ठीक है। तो हम भी जब छोटे थे तो हमें समझ में नहीं आता था पाउंड क्या है, तो हम देखते थे 400 पाउंड, उसमें पाउंड आता था, तो 400 पाउंड, तो हमें लगता है 400 किलो का आदमी है क्या, बात आ रही समझ में। फिर हमें पता चला कि पाउंड जो है किलो से छोटा मात्रक है। क्लियर, तो इसलिए पाउंड में से ज़्यादा लगता है। क्लियर, लगभग मैं बता दूं आपको
लगभग 400 ग्राम के आसपास एक पाउंड होता है, ये ध्यान रखना। बाकी अपने कोई काम का नहीं है, ध्यान रखना। लगभग 400 ग्राम का जो है एक पाउंड होता है। सेकंड आपको पता ही है, फुट पता ही है। फुट, अब फुट में बच्चे कन्फ्यूज है, सर फुट क्या होता है, कैसे होता है। अरे यार दैनिक देखो, जो जिंदगी में सीखा है वो सब काम आना है, बेकार कुछ नहीं जाना है, ठीक है। बस ये है कि मोबाइल ले लिया तो उसमें कुछ यूट्यूब चला लिया, कुछ और चला लिया, ऐसे काम की चीज़ लर्निंग के लिए करो। यूट्यूब से करो तो भी लर्निंग के लिए करो, ऐप से करो तो भी लर्निंग के लिए करो। फालतू की चीज़ें देखने में टाइम वेस्ट करना बिल्कुल मतलब बेकार चीज़ है ये। अब आप कहोगे सर यार फिट क्या होता है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि फिट या फुट जो है एक ही चीज़ है, पहले तो बता दूं। क्लियर, ठीक है, क्लियर। अब फिट और फुट एक ही चीज़ है। अब सर एक फिट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जनरली तो अपन सेंटीमीटर में मीटर में चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अपन सब मेन तो ये है, इसी का एडवांस वर्जन लिया, इसको आगे पढ़ेंगे अभी। तो MKS का एडवांस वर्जन SI पद्धति लिया, तो अपने को मेन मीटर किलोग्राम सेकंड में पढ़ना है सब। केमिस्ट्री में आते थोड़ा सा CGS में चले जाते हैं। तो इसमें मैं बताऊँ कैसे, तो आपको सर यार कैसे याद रखे, भूल जाते हैं, तो मैं भी भूल जाया करता था। तो आप इसकी एक ट्रिक से याद रखना कि बचपन में जो अपन स्केल देखी है, स्केल जो स्कूल में अपन यूज़ करते थे, उस स्केल में क्या होता था आप बता दो। तो एक तरफ लगभग 6 फीट होता था, 6 इंचेज। एक मिनट रुकना, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो फिट क्या होता है, और एक फिट में इंचेस भी होते हैं, आपको पता हो तो। फिट में क्या होता है, इंचेस भी होते हैं। क्लियर। एक मीटर आपने देखा होगा, मीटर, एक मीटर कितना होता है बताओ। एक मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और एक इंचेज में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको मैं बता दूं, सेंटीमीटर और इंचेज में संबंध अगर बताना है तो आप स्केल याद करो। क्या याद करो, एक स्केल याद करो। स्केल में आप देखोगे, देखना ध्यान से, 6 इंच होते थे और इधर 15 सेंटीमीटर होते थे, आपको ध्यान आ रहा होगा। बस यही इंच और सेंटीमीटर में संबंध है, ऑलमोस्ट यही इंच और सेंटीमीटर में। 6 इंच होते थे एक तरफ, और एक तरफ होते थे 15 सेंटीमीटर, तो यही संबंध है, 6 इंचेस बराबर 15 सेंटीमीटर। अब कभी आपको इंचेस अगर सेंटीमीटर में पूछे, सेंटीमीटर इंचेस में पूछे, तो आप निकाल सकते हो। आपको पूछे 1 सेंटीमीटर तो 6/15, 1 इंच तो 15/6, का दिक्कत क्या है। क्लियर। चलो अब आते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल। मैंने आपको बता दिया, बार बार बता रहा हूँ, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है मात्रकों की, वो क्या है। 1960 की बात है भाई, कब, 1960। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, और जितने भी उपनिवेश या गुलाम देश थे वो धीरे धीरे आज़ादी की ओर अग्रसर हो रहे थे, उनको धीरे धीरे आज़ादी दी जा रही थी, ठीक है। उसके बाद जब सारे देश लगभग आज़ाद हो गए, जब सारे देश लगभग आज़ाद हो गए, तो वैश्विक स्तर पे संस्थाएं बनी, UN, यूनेस्को, ठीक है, यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक है, IMF। तो 1960 में अंतर्राष्ट्रीय नापतोल समिति, कौन सी भाई, अंतर्राष्ट्रीय नापतोल समिति, कौन सी समिति, अंतर्राष्ट्रीय नापतोल समिति, कौन सी समिति भाई, नापतोल समिति, अंतर्राष्ट्रीय कौन सी समिति, नापतोल समिति। मैं लिखता जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय नापतोल जो समिति है ने एक पद्धति स्थापित की, और पद्धति MKS का जो है विस्तार है, एडवांस है, तो अपन कह सकते हैं MKS का विस्तार या एडवांस वर्जन जो है वो क्या है, SI पद्धति है। इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या SI पद्धति कहते हैं, और इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। ये सभी मात्रक एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। तो अपन ने देखा, अपन ने क्या देखा कि इस SI पद्धति में 7 तो क्या है, मूल मात्रक है, 7 जो है मूल भौतिक राशियां हैं,
और दो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। दो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। आपको मैं याद करवाऊंगा इसको। अभी आप देखिए, जो मूल मात्रक है उसको याद रखना आपको ऐसे ही, मैं जैसे करा रहा हूँ, एम एल टी ए के मोल और कैंडेला। कैसे याद करना है? एम एल टी ए के मोल एंड कैंडेला, एम एल टी ए के मोल एंड कैंडेला, एम एल टी ए के, एम एल टी ए के मोल एंड कैंडेला। अब इसकी घातें लगानी है तो बाद में लगा देना, आप इतना याद रखो पहले अभी। एम एल टी ए के मोल एंड कैंडेला। तो देखो ये विमीय संकेत हो गए इनकी, विमाएँ अभी आगे पढ़ेंगे, इनके विमीय संकेत मैंने बता दिया। एम एल टी ए के भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, मोल एंड कैंडेला। ये 7 भौतिक राशियां हैं जो मूल है। एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान। तो देखो एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ, टी मतलब टाइम। 3 याद होगा भाई, एम एल टी मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम। ए से एम्पियर, और आपको पता है एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर किसका मात्रक होता है बताओ? एम्पियर धारा का मात्रक होता है। तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, 4 हो गए। के केल्विन, केल्विन किसका होता है बताओ? टेम्परेचर का। केल्विन किसका होता है? इधर लिख देता हूँ, उधर दिखेगा नहीं। केल्विन किसका होता है? टेम्परेचर, तो ताप। क्लियर? मोल, मोल किसका होता है? पदार्थ की मात्रा का। मोल किसका होता है भाई? पदार्थ की मात्रा का। मोल जनरली केमिस्ट्री में काम आता है, फिजिक्स में उतना काम नहीं आता, कभी कभी आ जाएगा, ठीक है। तो मोल पदार्थ की मात्रा, और कैंडेला होती है ज्योति तीव्रता। कैंडेला होती है, तो मोल पदार्थ की मात्रा, और सी डी जो है कैंडेला है वो किसका है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। क्या लिखते हैं इसको? कैंडेला। नया मात्रक है कैंडेला। तो ये सब आपके लिए 7 मूल मात्रक हो गए। लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपन यहीं पढ़ रहे हैं, इसका कोई 11th में कोई उपयोग नहीं है और कोई इतना काम का टॉपिक भी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना कि ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है वो कैंडेला होता है। और ज्योति तीव्रता होती क्या है ये मैं बता दूं, कहाँ काम आती है। तो जो अपन प्रोजेक्टर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ऊपर जो मात्रक लिखे होते हैं वो कैंडेला में लिखे होते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं इसको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ठीक है। तो प्रोजेक्टर में जब खरीदते हैं, जैसे अपन कैमरा खरीदते हैं तो उसमें मेगापिक्सल देखते हैं मेगापिक्सल कि 50 मेगापिक्सल है कि 40 मेगापिक्सल है, बात अर्जुन है। वैसे जब प्रोजेक्टर खरीदते हैं तो उसमें ज्योति तीव्रता चेक करते हैं जो कैंडेला में आती है। क्लियर? तो इसी तरह से इनके मात्रक, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और इन सब के प्रतीक चिन्ह ये दिए हुए हैं और सबकी विमाएँ ये दी हुई है। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपका क्लियर हो चुका है। अब देखो अगला पेज लेते हैं। अब 2 पूरक मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। आसान है, कोई कठिन नहीं है। अब देखो पूरक मात्रक जो है, पूरक मात्रक है वो 2 प्रकार के पूरक मात्रक है। तो पूरक मात्रक जो है वो कितने तरह के हैं भाई? 2 तरह के हैं। तो अपन यहाँ पे लिखे पूरक मात्रक तो 2 है। तो अपन इस तरह से लिख देते हैं कि एक तो है समतल कोण, एक है समतल कोण और दूसरा है ठोस कोण। पहला है समतल कोण और दूसरा है ठोस कोण, दूसरा है ठोस कोण। समतल कोण, प्लेन एंगल। अरे प्लेन एंगल तो आपने 10वीं में देखा होगा यार, मैथ्स में आप जितने भी कोण बनाते थे चांदे की सहायता से, वो क्या है? वो यही तो है समतल कोण। एक ऐसे आप लाइन खींचते थे,
चांदा रखते थे और फिर ऐसे कोण बना लेते थे। ये है समतल कोण। तो आप इसको किस में नापते थे, याद करो। तो आपको याद है कि आप इसको रेडियन में नापते थे कि नहीं नापते थे। और ये RAD होता था, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते थे। और इस कोण का, ये कोण होता था, थीटा क्या होता था, कोण। और कोण को कहते थे चाप बट्टा त्रिज्या। क्या कहते थे, चाप बट्टा त्रिज्या कहते थे। तो चाप मतलब मीटर में होगा और त्रिज्या भी जब मीटर में होगी तो कट जाते थे। मान के चलो 10 मीटर था और 2 मीटर त्रिज्या थी, तो कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 5 बचा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो एग्जाम्पल लिया कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है भाई, मात्रकहीन है। तो अपन कह सकते हैं कि ये कैसा है भाई, और मात्रकहीन है, मात्रकहीन है। कैसा है भाई, मात्रकहीन है। मतलब मात्रक नहीं हीन बोलेंगे इसको बोलेंगे विमाहीन। क्लियर। मतलब कोण चाप बट्टा त्रिज्या अगर ऐसे ले लें तो ये मीटर से मीटर कट गया, तो इसका मात्रक वैसे तो रेडियन होता है, लेकिन ये विमाहीन होता है। विमा क्या होती है वो अपन आगे देखेंगे। तो जो कोण है वो विमाहीन होते हैं। कैसे होते हैं, विमाहीन होते हैं। ठीक है, क्लियर भाई यहाँ तक। चलो, अब आपको ये भी पता होगा, यहाँ सब शुरू किया ही है तो थोड़ा सा गणित भी देख लेते हैं। तो आपको पता है 180 डिग्री जो है पाई रेडियन होता है। अब कभी भी आपको डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करना है तो आप कर सकते हो। 180 डिग्री है जो पाई रेडियन होता है। जब 1 रेडियन का मान निकालना है तो 180 बट्टा पाई कर दोगे, और जब 1 डिग्री का मान निकालना है तो पाई बट्टा 180 कर दोगे। आपको पता है सबको पाई कितना होता है, 22/7। कितना होता है भाई, 22/7। अब आते हैं ठोस कोण की तरफ। तो समतल कोण रेडियन, और रेडियन का मात्रक होता है RAD। इसको RAD कर देना भाई। ठीक है, ये विमाहीन होता है। कोण जो है चाप बट्टा त्रिज्या। तो देखो कोण यदि d थीटा है, इसका चित्र बना लेते हैं। ठीक है, ये त्रिज्या R, चाप यदि DS है और कोण क्या हो जाएगा, तब d थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, तो मैं आपको बता दूं, चाप बट्टा त्रिज्या तो d थीटा बट्टा बराबर DS बट्टा R। d थीटा बराबर चाप बट्टा त्रिज्या तो DS बट्टा R। d थीटा बराबर DS बट्टा R। d थीटा बराबर DS बट्टा R, ये इसका सूत्र है। अब आता है ठोस कोण पे। तो ठोस कोण क्या है, ठोस कोण होता क्या भाई। तो बेटा देखो, मैं इधर चित्र से बता देता हूँ। आपने आइसक्रीम का कोण खाया होगा, इस तरह से होता है। इसमें ऐसे ऐसे आइसक्रीम होती है, ऊपर होती है आइसक्रीम। ठीक है, तो ये जो 3D में कोण होता है, देखना ध्यान से, ये 3D में जो एंगल होता है, ये जो कोण होता है, ये ठोस कोण होता है। कैसा कोण, 3D में। 3D में जो कोण होता है वो क्या होता है, ठोस कोण होता है, ठोस के अंदर बना हुआ। तो जैसे आइसक्रीम के अंदर ये जो 3D में एंगल बनता है, ये ठोस कोण होता है। इसका अधिकतम मान कितना होता है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, आपको पता है मैक्सिमम इस कोण का मान कितना हो सकता है, 2 पाई। और इसमें जो ठोस कोण है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम होता है 4 पाई। कितना होता है, 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई। ध्यान रखना भाई, क्लियर। अब है कि इसका मात्रक क्या है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया। अब इसका जो सूत्र है, वो सूत्र अगर देख ले तो ठोस कोण का सूत्र क्या होगा, तो इधर देख ले, ठोस कोण बराबर अभिलंबवत क्षेत्रफल। क्या है भाई, अभिलंबवत क्षेत्रफल बट्टा त्रिज्या का स्क्वायर, बट्टा त्रिज्या का स्क्वायर। ठोस कोण को लिखेंगे, ये जो लिखते हैं D और ओम का नियम पढ़ा ना, वो ओम वाला साइन होता है। तो इसको लिख सकते हैं D ओम बराबर D ओम, मतलब ये जो D ओम है, ये कोण जो है D ओम है, तो D ओम बराबर अभिलंबवत क्षेत्रफल, मतलब ये क्षेत्रफल। क्लियर। तो ये क्षेत्रफल मान लो DA है, ये जो क्षेत्रफल है वो कितना है, DA है, और बट्टा त्रिज्या का स्क्वायर। तो D ओम बराबर DA बट्टा R स्क्वायर, इसका सूत्र हो गया भाई।
सीधा आएगा, सूत्र आएगा तो सीधा आएगा। बस 12वीं में इस कॉन्सेप्ट पे एक डेरिवेशन होती है, बाकी कोई इतना खास नहीं है। 12वीं पे एक कॉन्सेप्ट काम आता है इसका, बाकी इसका कहीं इस्तेमाल नहीं है। ठोस कोण का तो मैंने आपको बताया कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, ये ध्यान रखना है। और ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है, तो इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसको लिखते हैं SR से, SR, स्टेरेडियन, SR। क्लियर भाई? तो 2 पूरक मात्रक भी आपके समाप्त हो चुके हैं। अब आगे देखिए व्युत्पन्न मात्रक। अब अगला क्या है, तो अपन इधर देखें व्युत्पन्न मात्रक। तो 7 तो मूल मात्रक हो गए, 2 पूरक मात्रक हो गए, और बाकी अन्य जो भी है वो सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। कैसे व्युत्पन्न है, जो इन 7 से व्युत्पन्न हुए कहीं ना कहीं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ से भी कि इसकी जो विमा होगी वो क्या होगी, ये विमा बता दूं एक बार। तो ये हो जाएगा ऊपर मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा, तो ये भी जो है विमाहीन है, ये आपको ध्यान रखना है। विमा अब क्या होती है ये आगे मैं बताऊंगा, तब आपको इसको विस्तार से बताऊंगा। ये भी विमाहीन है, ठीक है, विमा नहीं होती इसकी। अब बात करते हैं न्यूटन, जूल, वॉट, पास्कल, ठीक है, मात्रा को घटाने बढ़ाने के लिए प्रयुक्त अनुलग्न। तो अब ये देखिए न्यूटन किसका मात्रक होता है भाई, बल का होता है। बल क्या होता है, F बराबर ma। फॉर एग्जाम्पल देखिए m क्या होता है kg, और ये क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि इन सभी मूल मात्रकों के पद में अपन न्यूटन को लिख सकते हैं। बल का मात्रक क्या है, ये न्यूटन है, F का मात्रक। तो आप कह सकते हो कि न्यूटन जो है एक्चुअल में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब है कि न्यूटन जो है इनसे भी व्युत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं। कैसे आया भाई, F बराबर m में आपको पता है सबको भाई, F का न्यूटन होता है, मास का kg होता है। वापस बता रहा हूँ, A का त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सबको पता है, नहीं पता है तो याद करो। त्वरण A क्या है, त्वरण A क्या है, त्वरण, सब पढ़ेंगे डिटेल में। A त्वरण है, F बल है। दूसरा देखिए जूल, जूल जो है कार्य का मात्रक है। तो अब देखो जूल कार्य F बराबर Fx, ये आपने बल इंटू विस्थापन पढ़ा होगा 10वीं कक्षा में। इसको क्या बोलते हैं, कार्य का मात्रक जूल। F का मात्रक अभी अपन ने देखा था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा। अब देखो ये सब मूल मात्रक है, मूल मात्रकों के पदों में, मूल मात्रक जो है उन्हीं पदों में जूल को भी लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। अगला है वॉट। वॉट किसका मात्रक है, शक्ति का, शक्ति, कार्य करने की दर को W/T शक्ति कहते हैं। यह है कार्य, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है भाई। इसका मात्रक क्या है, वॉट, शक्ति का। कार्य का मात्रक अभी अपन ने निकाला किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 1 सेकंड और था, तो अपन ओवरऑल लिख सकते हैं। देखो ये तो इसका मात्रक आ गया, और एक T है इसका सेकंड आ गया। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और 3 बार सेकंड आ गया, सेकंड क्यूब। तो ये मूल मात्रकों के पदों में अपन ने वॉट को भी लिख दिया। तीसरा, चौथा है पास्कल। पास्कल को भी कर सकते हैं। दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो पास्कल का मात्रक, दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। पास्कल बल का मात्रक क्या है, तो अभी बल का मात्रक यहाँ से ले लो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल है मतलब मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पास्कल का PA लिख सकते हो, किलोग्राम सेकंड का स्क्वायर, और मीटर बटा मीटर स्क्वायर, मतलब आप जब मीटर की पावर -1 नीचे होगी तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर, पास्कल का मात्रक, बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को अपन ने मीटर स्क्वायर लिखा, ठीक है। 1 मीटर से 1 मीटर कटा, तो ये जो मीटर है तो ऊपर आएगा, मीटर इनवर्स आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको ऐसे लिख दो, किलोग्राम मीटर
सेकेंड स्क्वायर। रटना नहीं है, समझना है, बस ये ध्यान रखना। क्लियर? तो पास्कल को लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ और क्या बचा नीचे देख लेते हैं। तो मात्रकों को घटाने एवं बढ़ाने के लिए प्रयुक्त जो अनुलग्न है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, और जितना पढ़ाया गया है उसको आप भली भांति याद रखें। क्लियर? इसी के साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, पूरा कोर्स करवाया जाएगा ऐसा नहीं है। देखो चैनल जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी शुरू में 1 महीने तक, जब तक स्कूलें बंद है तब तक वीडियो डाले जाएंगे। बाकी सारा का सारा जो क्लासेस चलेगी वो ऐप पे चलेगी। और मैंने आप पहले भी बता चुका हूँ कि केवी, नवोदय और सरकारी स्कूलों के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनमें से जो स्कूल के प्रिंसिपल हमें नाम सजेस्ट करेंगे, हम उन बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे। ठीक है? तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक गांव ढाणी, राजस्थान के और यूपी बिहार के छोटे छोटे गांव ढाणी तक, जहां हिंदी प्रदान है, इंग्लिश मीडियम में भी क्लासेस चल रही है लेकिन ये बेसिकली हिंदी मीडियम है, तो जहां हिंदी प्रदान है वहां, और जो भी केवी नवोदय के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है? इसी के साथ ये लास्ट अपन ने पढ़ लिया। इसी के साथ धन्यवाद आज के लिए।